अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नावल ज़िंदगी मुस्कुरा दो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज इसकी 7वीं किस्त है। ज़िंदगी मुस्कुरा दो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे बचपन में ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया। पूरे वजूद से दर्द की टीसें उठ रही थी। ज़िंदगी बद से बदतर भी हो तो मौत से बदतरीन नहीं होती। इंसान की ये फितरत है कि वो ज़िंदगी की बका के लिए हाथ पांव मारता है। इस लड़ाई में कभी ज़िंदगी जीत जाती है और कभी मौत। गुड़िया अब कैसी तबीयत है। सकीना बख्श के करीब शहद से भी मीठी आवाज़ उभरी। मेहरबान हाथ ने नरमी से इसकी पेशानी को छुआ। सकीना बख्श की समातें नई आवाज़ से आज रोशनास हुई। इसने या तो दौलत के ज़म में चूर ज़मीनी खुदाओं की गरजती बरसती आवाज़ें या ज़मीनी खुदाओं के खौफ से हकलाती हुई आवाज़ें सुनी थी, मगर इस आवाज़ में ना तो फ़ख्र की गरज थी और न खौफ की हकलाहट। क्या ये इसी सियारे की मखलूक है। सकीना बख्श ने खुद से सवाल किया। वो फटी फटी आंखों से सामने खड़े पेंट कोट में मलबूस शख्स को देख रही थी। चेहरे से झलकता नूर फरिश्तों से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं था। थोड़ी सी बड़ी हुई शेब इसको और वजीहा बना रही थी। डरो नहीं, मुझे बताओ, तुम्हें कुछ याद है? तुम कौन हो, कहाँ से ताल्लुक़ रखती हो? तुम्हारे माँ बाप, शोहर का नाम पता? शोहर? सकीना बख्श ने लफ्ज़ शोहर दोहराया। गुड़िया, तुम उम्मीद से हो? उम्मीद से? वो कैसे साहब? कैसा सवाल था जिसने फरहान अलाई को उलझा दिया। गुड़िया, तुम माँ बनने वाली हो। इस दफ़ा फरहान अलाई ने सादा अल्फाज में समझाया। मगर साहब, अम्मा तो कहती है जब तक किसी लड़की का ब्याह ना हो वो माँ नहीं बनती। तो मेरा तो ब्याह ही नहीं हुआ। सारे गांव वाले मुझे कारी करना चाहते थे। माई मीरा ने कहा था इस लड़की का पाँव भारी है। अम्मा ने मुझे कहा था सबको इस हनेर में भाग जा। गुनाह तूने नहीं किया। मेरे हाथ इतने लंबे नहीं कि गुनाहगार की गर्दन को दबोच ले, मगर मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। मैं कह दूंगी कि इस लाल हनेर में वो जिन तुम्हें अपने साथ ही ले गया, जिसने तेरा पाँव भारी किया था, उन्हीं का तुर्रा उन्हीं पर आजमाऊंगी। फरहान अलाही जैसे समझदार शख्स को ये सारी कहानी समझने में देर नहीं लगी थी। उन्होंने एक नज़र दरिंदगी का शिकार हुई लड़की के चेहरे पर डाली। झील जैसी गहरी आंखों में मासूमियत की झलक ने इनकी आंखों के गोशों को नम कर दिया। हवा की बेटी को खिलौना समझकर फिर किसी ने खेल कर तोड़ डाला। इनका हाथ बेख्तियार इसके सर पर टिका। 2 दिन बाद सकीना बख्श को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। फरहान अलाही की गाड़ी में बैठी सकीना बख्श हैरत से गाड़ी के शीशे के पार भागती हुई ज़िंदगी को देख रही थी। सब कुछ इसके लिए अजनबी था। छोटे से गांव में बसने वाली सकीना बख्श को यूँ लगा कि वो किसी और सियारे पर आ गई है। ये वो ज़मीन तो नहीं जहाँ वो बसती थी। आसमानों की बुलंदियों को छूती हुई इमारतें, साफ कुशादा सड़कें, सड़क पर गाड़ियों का सैलाब देखकर सकीना बख्श की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। साहब, क्या यहाँ सारे वडेरे रहते हैं? हैरत लफ्ज़ों में ढली। फरहान अलाही ज़ेरे लब मुस्कुरा दिए। नहीं, यहाँ मुख्तलिफ़ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। पेशे? लहजे में नासमझी की झलक वाज़िया थी। फरहान अलाही को समझ में आया कि यह नासमझ मखलूक तो उर्दू की वुसअत से भी नावाकिफ़ है। मेरा मतलब है यहाँ मुख्तलिफ़ काम करने वाले लोग रहते हैं। मगर साहब, गाड़ियाँ तो वडेरों के पास होती है, गाड़ी के बाहर के नज़ारों से महफूज होती। सकीना बख्श अभी भी अपने सवाल पर अटकी हुई थी। नहीं गुड़िया, ऐसी बात नहीं है। गाड़ी तो कोई भी ख़रीद सकता, तुम भी ख़रीद सकती हो। मजाक करते हैं साहब, हम गरीबों का गाड़ियों से क्या लेना देना। हसरत से लंबी सांस खारिज करते हुए वो धीमा सा मुस्कुराई। नज़रें अब भी शीशे के पार जमी हुई थी, जैसे अपने ये सारे मनाजर को अपने अंदर महफूज करना चाहती हो। गाड़ी अब बड़े से बंगले के सामने रुकी थी। जदीद तर्ज का बनाया गया ये बंगला इस शानदार शख्स की इमारत का मुंह बोलता सबूत था। हारन की आवाज़ पर गार्ड ने गेट खोलते हुए माथे पर हाथ रखकर फरहान अलाही को सलाम किया। फरहान अलाही ने सर के इशारे से जवाब दिया। वसी और अरीज़ लॉन में खिले रंग बिरंगे
پھولوں نے اس شاندار بنگلے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے۔ چنبیلی کی کلیوں کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دن کے اس پہر میں بھی رات جیسا سکوت چھایا ہوا تھا۔ فرحان الہی کے پیچھے چلتی ہوئی سکینہ بخش اپنی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کو بغیر کسی دقت کے سن سکتی تھی۔ یہ کیسا اجالا تھا جسے خاموشیوں کی خواہش تھی۔ فرحان الہی کہاں تھے تم؟ اور تمہارا فون بھی بند تھا۔ اس ناتواں وجود میں تڑپنے کی اب تاب نہیں ہے۔ بزرگی میں لپٹی بے چین آواز نے خاموشیوں کو توڑا۔ آواز کی گونج میں بلا کی بے چینی اور فکر تھا۔ موم کی حیرت زدہ آنکھیں 12-13 سال کی بچی پر گڑ سی گئیں۔ وہ بچی کسی ہرنی کی طرح سہم کر فرحان الہی کے بازو کے ساتھ لگ گئی۔ فرحان الہی نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ موم کی سوالیہ نظریں اب فرحان الہی کی طرف اٹھیں۔ کون ہے یہ؟ فرحان الہی کی آنکھوں میں اترتے ہوئے سوال کو پڑھا۔ آپ گڑیا کو کمرے میں لے جائیں۔ انہوں نے ڈسٹنگ کرتی ہوئی ملازمہ کو بلایا اور اس ملازمہ